कर रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 का पाठ्यक्रम। आज हम पाठ 2 पढ़ेंगे। पाठ 2 में लेखिका विछेंद्री पाल जी की आत्मकथा एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा का वर्णन किया गया है। विछेंद्री पाल जी जो हैं वो अपनी एवरेस्ट पर की गई चढ़ाई और एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बनने का जो उनका सफर था उसकी आत्मकथा को हम सभी के साथ यहाँ पर साझा कर रही हैं। विछेंद्री पाल को एवरेस्ट पर चढ़ाई के दौरान क्या क्या समस्याएं हुई और उन्होंने तथा उनके साथियों ने किस तरह से उन समस्याओं का सामना किया, विछेंद्री पाल इन सभी यादों को जो है इस पाठ के माध्यम से हम सभी तक पहुंचाना चाहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ 2 का भाग 1। एवरेस्ट अभियान 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। अभियान का अर्थ है यहाँ पर चढ़ाई करने वाला दल। यहाँ पर विछेंद्री पाल जी कहती हैं कि जो उनका एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाला जो दल था, जिस दल के साथ वो एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली थी, वो 7 मार्च को जो है दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया था। यानी विछेंद्री पाल और उनका दल हवाई जहाज की सहायता से जो है दिल्ली से काठमांडू जा रहे थे। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। अग्रिम होता है पहला, दुर्गम कहा जाता है कठिन को और हिमपात होता है बर्फ का गिरना। यहाँ पर विछेंद्री पाल कहती हैं कि जो उनका दल है उससे पहले भी जो है एक दूसरा दल जो बहुत ज्यादा मजबूत था, यानी जिसमें बहुत हट्टे कट्टे लोग थे, वे जो है उनके दल से पहले ही उनके बेस कैंप तक पहुंचने का जो उनका कठिन रास्ता था जहां पर बर्फ गिर रही थी, उस बर्फ को जो है साफ कर रहे थे ताकि विछेंद्री पाल और उनका दल जो है आराम से पहले बेस कैंप तक पहुंच सकें। नमचे बाजार शेरपालैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गांव के होते हैं। यहाँ पर लेखिका कहती हैं कि जो नमचे बाजार हैं वो शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है और जो अधिकांश शेरपा हैं वो इसी स्थान से यानी नमचे बाजार से या इसके आसपास के जो गांव होते हैं उन्हीं से जो है उनके साथ हो जाते हैं, यानी उनका सामान जो है वो ऊपर तक पहुंचाते हैं जहां तक संभव हो सके। यह नमचे बाजार ही था जहां से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा, जो नेपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध हैं। मुझे यह नाम अच्छा लगा। निहारा होता है देखना। अब जो विछेंद्री पाल जी हैं वो कहती हैं कि ये जो नमचे बाजार हैं ये वही स्थान है जहां से विछेंद्री पाल जी ने जो है पहली बार एवरेस्ट को देखा था और नेपाली जो लोग हैं, जो शेरपा लोग हैं, वो एवरेस्ट को जो है सागर माथा नाम से पुकारते हैं और इसी नाम से जो है वो वहां पर प्रसिद्ध है। और लेखिका को जो है ये सागर माथा जो नाम दिया है ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा फूल देखा जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। यहाँ पर एक भारी बर्फ का जो बड़ा फूल है वो प्लूम के लिए कहा गया है, यानी जब बर्फ जो है ग्लेशियर जो है वो गिरता है और वो गिरते गिरते जो है एक फूल की तरह आकार ले लेता है, उसे प्लूम कहा जाता है। तो यहाँ पर लेखिका कहती है कि जब लेखिका ने एवरेस्ट की ओर गौर से देखा तो वहां पर लेखिका ने एक बहुत बड़े बर्फ का फूल देखा जो पर्वत शिखर पर जो है एक लहराते हुए ध्वज की तरह लग रहा था, एक लहराते हुए झंडे की तरह लग रहा था। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता था, क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता था। अब यहाँ पर लेखिका बताती हैं कि उन्हें इस दृश्य के बारे में, यानी जो उन्होंने एवरेस्ट पर वो बर्फ का फूल देखा था उसके बारे में यह बताया गया कि ये जो इस तरह का दृश्य है ये असल में जो है शिखर के ऊपर जब 150 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा गति से हवा चलती है उसके कारण बनता है, क्योंकि जब इतनी तेज हवाएं चलती है तो जो पर्वत पर सूखी हुई बर्फ होती है वो उड़ती है और उसी के उड़ने के कारण जो है दूर से देखने पे वो बर्फ के फूल की तरह प्रतीत होता है। बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था, विशेषकर खराब मौसम में।
यहाँ पर लेखिका बताती हैं कि जो वो बर्फ का फूल था, जो वो झंडे की तरह दिख रहा था, वो 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। और शिखर पर जो भी लोग जाते हैं, उनको जो है दक्षिण पूर्वी जो पहाड़ी हैं, उन पर पड़ता था। खास करके खराब मौसमों में, यानी जब भी खराब मौसम होता था तो इस तरह का जो बर्फ का फूल है, यानी जो तूफान है बर्फ का, वो अक्सर दिखाई पड़ता था, यानी लोगों को उस तूफान को झेलना पड़ता था। यह मुझे डराने के लिए काफी था, फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। विचित्र होता है विशेष, आकर्षित होता है मुग्ध होना। अब लेखिका यहाँ बताती है कि जब उन्हें पता चला कि जो ये बर्फ का फूल है वो 10 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा बड़ा हो सकता है और 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से या उससे भी ज्यादा गति से जो है ये हवाएं चल सकती है, तूफान चल सकता है और ऊपर जो भी जाता है एवरेस्ट पर, उन लोगों को इन तूफानों का सामना करना ही पड़ता है। ये जो सारी चीजें हैं, लेखिका कहती है कि उन्हें डराने के लिए काफी थी, परंतु फिर भी जो लेखिका हैं, जो विछेंद्री पाल हैं, वो एवरेस्ट के प्रति जो है विशेष रूप से इतनी ज्यादा मुग्ध थी, यानी वो एवरेस्ट के प्रति जो है इतना ज्यादा प्यार था उनको, और वो उस कठिनतम चुनौतियों को, यानी उस तरह के तूफानों का सामना करना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो एवरेस्ट पर जाए तो उनकी जो चढ़ाई है वो बहुत ज्यादा आसान ना हो। वो जो है उनकी कठिनतम जो चढ़ाई है, जितनी भी कठिनाई आए, वो उनका सामना करते हुए जो है एवरेस्ट पर पहुंच जाए। जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुंचे, हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। हिमस्खलन होता है बर्फ का खिसकना। अब लेखिका बताती हैं कि जब लेखिका और उनका दल जो है 26 मार्च को पेरिस पहुंचा, तो वहां पर उन्हें जो है बर्फ के खिसकने के कारण एक शेरपा कुली की जो है मृत्यु का समाचार मिला, जिसके वजह से वे सब जो है बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के खिसकने से लोहत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी। 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए थे। अब यहाँ पर लेखिका बताती हैं कि जो खुम्बू हिमपात है, उस पर जाने वाले जो अभियान दल है, उनके रास्ते के बाईं तरफ जो है, जो सीधी पहाड़ी थी, वो खिसक गई थी और लोहत्से की ओर से जो है एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी, जिसकी वजह से जो है 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई थी और 4 जो है वो घायल हो गए थे। यानी जो कुली थे, जो शेरपा थे, जो उनका सामान उनके साथ ले जा रहे थे, उनमें से एक की मृत्यु हो गई थी और उनमें से 4 घायल हो गए थे। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरे पर छाए अवसाद को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी-कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करने चाहिए। अवसाद होता है उदासी। अब जब ये समाचार अभियान दल को मिला, जो चढ़ाई करने वाला दल है, जब उन्हें ये समाचार मिला कि एक शेरपा की मृत्यु हो गई है और 4 जो हैं घायल हो गए हैं, तो उन सबके चेहरे पर जो है उदासी आ गई थी। और उस उदासी को देखकर जो लेखिका के दल के नेता थे कर्नल खुल्लर, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था सभी को कि जो एवरेस्ट है, उसकी महान चढ़ाई के लिए जो अभियान है वो खतरों से भरा है और कभी कभी जो है मृत्यु को भी इंसानों को सहज रूप से स्वीकार करना पड़ता है। यानी यहाँ पर जो है उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि इस अभियान पर जो मृत्यु है वो भी आ सकती है, जो कठिनाइयां हैं वो कदम कदम पर हैं, इसलिए घबराना नहीं है, उदासी नहीं छानी चाहिए। उन्हें जो है पूरे जोश के साथ चढ़ना है, तभी वे जो है एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी कर सकते हैं। उपनेता प्रेमचंद, जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, 26 मार्च को पेरिस लौट आए। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति से हमें अवगत होता है, उन्हें बताया, यानी उन्हें इससे पहले की सूचना दी। जो दूसरे नेता थे प्रेमचंद, जो अग्रिम दल यानी जो पहले वाला दल था, जो लेखिका के दल के लिए जो है रास्ता साफ कर रहा था उनके बेस कैंप तक पहुंचने के लिए, वो जो है पेरिस जो है वो लौट आए थे 26 मार्च के लिए। क्योंकि उन्होंने जो है उनकी जो पहली बाधा थी खम्बू हिमपात, उसकी स्थिति को जो है उन सबको बताया। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप 1 यानी जो 6000 मीटर पर स्थित है, जो हिमपात के ठीक ऊपर है, वहां तक का रास्ता साफ कर दिया है।
अब उपनेता जो प्रेमचंद है उन्होंने बताया कि उन्होंने कैंप 1 जहां पर स्थित किया है, यानी 6000 मीटर की ऊंचाई पर जो है उन्होंने पहला कैंप लगाया था, वो हिमपात के ठीक ऊपर स्थित था। वहां तक का रास्ता उन्होंने लेखिका और उनके दल के लिए साफ कर दिया है, उन्होंने बताया। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर, रस्सियां बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। उन्होंने लेखिका और लेखिका के दल को ये भी बताया कि उन्होंने कहीं कहीं पर पुल बनाए हैं, कहीं पर रस्सियां बांधी है और झंडियों की सहायता से जो है उन्होंने रास्ते को चिन्हित किया है, उन्होंने रास्ते को दर्शाया है कि जहां जहां झंडियां लगी हैं वहीं से जाना है। और उन्होंने बड़ी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया है कि कहाँ पर कौन सी कठिनाई आ सकती है, और उन्होंने उसे वहां तक साफ कर दिया है, कठिनाइयों को बिल्कुल दूर कर दिया है और लेखिका के दल के लिए पहले कैंप तक पहुंचने का रास्ता बिल्कुल सही कर दिया है। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना अभी जारी है। लेकिन उन्होंने साथ साथ लेखिका और लेखिका के दल को यह भी बताया कि जो ग्लेशियर है वो बर्फ की नदी है, यानी वो कभी भी गिर सकते हैं, क्योंकि बर्फ का जो गिरना है वो अभी भी जारी है, बर्फ गिर रही है और ग्लेशियर गिर सकते हैं, उनका रास्ता जो है वो खराब भी हो सकता है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो हिमपात है, जो बर्फ गिर रही है, वो अनियमित है और अनिश्चित है, यानी उसका पता नहीं है वो कब तक गिरेगी, कैसे गिरेगी, कितनी ज्यादा गिरेगी, कितनी कम गिरेगी, उसमें बदलाव हो सकता है, जिसके कारण जो है उनका जो सारा काम है, जो उन्होंने पुल बांधे हैं, रस्सियां बांधी हैं, झंडियां लगाई है, रास्ता चिन्हित किया है, ये सभी काम जो है वो खराब हो सकते हैं और उन्हें रास्ता खोलने का जो काम है वो दोबारा भी करना पड़ सकता है। बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। निश्चित रूप से हम होती है आशा उत्पन्न करने वाली, यानी जो अच्छी स्थिति होती है जिसमें कोई उम्मीद होती है। अब यहाँ पर लेखिका बताती है कि जो बेस कैंप है वहां पर पहुंचने से पहले ही जो है उन्हें एक और मृत्यु की खबर मिली, यानी जो जलवायु है, जो वातावरण है, जो उनके आसपास का जो मौसम था वो उनके अनुकूल नहीं था, वो उनके हिसाब से नहीं था, उनका शरीर उसे सहन नहीं कर पा रहा था और जिसके कारण जो है एक रसोई सहायक की भी मृत्यु हो गई थी। निश्चित रूप में जो ये सारी स्थितियां थी वो उनकी आशा के विपरीत थी, यानी वो अच्छी नहीं चल रही थी, वो बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, वे सभी जो है बहुत ज्यादा उदास हो रहे थे, जिस कारण से जो है उनका मनोबल जो है वो घट सकता था। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा उसकी अन्य श्रेणियों को देखा। अब लेखिका बताती हैं कि उन्होंने एवरेस्ट शिखर जो है उसको पहले 2 बार देखा हुआ था, लेकिन एक दूरी से देखा था, यानी थोड़े दूर से देखा था। लेकिन अब जब वो बेस कैंप पहुंच गए थे तो उन्होंने दूसरे दिन जो है एवरेस्ट पर्वत और उसकी जो श्रेणियां हैं उसे बहुत ज्यादा नजदीक से देखा। मैं भौचक्की होकर खड़ी रह गई और एवरेस्ट, लोत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। भौचक्की होता है हैरान। अब लेखिका ने जब अपने बेस कैंप से एवरेस्ट को देखा तो वो हैरान हो गई और हैरान होकर वहीं पर खड़ी होकर जो है एवरेस्ट, लोत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से गिरने वाली बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही, उसे देखती रही। हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। खंड होता है टुकड़े और अव्यवस्थित होता है बिना किसी व्यवस्था के, जिसकी कोई व्यवस्था ना हो। तो यहाँ पर लेखिका बताती हैं जो हिमपात है, यानी जो बर्फ का गिरना है, वो का बिना किसी अवस्था में गिरना ही होता है, यानी वे किसी भी तरह से कभी भी बिना किसी सूचना दिए जो है एकदम से गिर सकते हैं, उसे ही हिमपात कहा जाता है। हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती थी, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती थी और अन्य कारणों से भी अचानक प्राय खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थी।
तत्काल होता है अचानक। अब लेखिका और उनके दल को ये भी बताया गया कि जो ग्लेशियर है, जब वो बहता है तो अक्सर उसके बहने से जो है बर्फ में हलचल हो जाती है और बड़ी बड़ी जो बर्फ है उसकी जो चट्टानें बनी हुई होती है वो अचानक से गिर भी जाती थी और अन्य कारणों से भी जो है बहुत सारी खतरनाक स्थितियां जो है वो सामने आ जाती हैं। वो खतरनाक स्थितियां क्या थी? जैसे सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चेंडे हिम विदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। हिम विदर होता है दरार। अब यहाँ पर लेखिका बताती हैं, जैसे मान लो आपके सामने समतल भूमि है, समतल बर्फ की जो चादर है वो बिछी हुई है, लेकिन उसमें अचानक दरार पड़ जाए और वो दरार जो है बढ़ते बढ़ते एक बहुत बड़ी दरार में बदल जाए। ये ख्याल ही जो है बहुत ज्यादा डरावना था। अक्सर वहां पर इस तरह की जो स्थितियां हैं वो बन जाया करती थी। इससे भी ज्यादा खतरनाक इस बात की जानकारी थी कि हमें संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। संपूर्ण प्रवास होता है पूरा सफर। अब इससे भी ज्यादा जो भयानक बात थी जिसकी जानकारी लेखिका को दी गई वो ये थी कि जो पूरा सफर है उसके दौरान जो है हिमपात जो है, जो बर्फ गिरने का है, वो लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। यानी उनके पूरे सफर के दौरान जो है हिमपात लगातार लगता रहेगा। हिम बर्फ जो है वो गिरती रहेगी। मौसम जो है वो खराब ही रहेगा। दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। अधिकांश होता है ज्यादातर। अब दूसरे दिन की बात लेखिका कहती हैं कि जो दूसरा दिन था उसमें आने वाला जो हमारा ज्यादातर सामान था वो हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए थे। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें अल्मुनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल की अभियांत्रिक कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी। अभियांत्रिकी होता है तकनीकी और विस्तृत होता है विस्तार। अब यहाँ पर जो पिछंद्री पाल हैं वो कहती हैं कि जो डॉक्टर मीनू मेहता है उन्होंने जो है बिछेंद्री पाल और उनके दल को जो है एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थाई पुल किस तरह बनाया जाता है, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग किस तरह किया जाता है, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को किस तरह से बांधा जाता है और उनका जो पहले वाला दल था उसके जो तकनीकी कार्य हैं उसके बारे में जो है लेखिका और उनके दल को विस्तार से पूरी जानकारी दी। तीसरा दिन हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। अब लेखिका बताती है कि जो तीसरा दिन था वो पहले से ही जहां पर बर्फ गिर रही थी वहां से कैंप 1 तक जो है सामान ढोकर चढ़ाई करने का अभ्यास करने के लिए निश्चित किया गया था। रीता गोम्बू और मैं साथ साथ चढ़ रहे थे। हमारे पास एक वॉकी टॉकी था जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। लेखिका बताती है कि उनके साथ साथ जो है गीता गोम्बू नाम की जो स्त्री थी वो भी चढ़ाई कर रही थी और उनके पास जो है एक वॉकी टॉकी था जिससे जो है वो अपने हर एक कदम क्या वो सही है या उनके साथ कोई कठिनाई है, इस तरह की जानकारी जो है वो अपने बेस कैंप तक दे रहे थे ताकि यदि कोई कठिनाई आए तो बेस कैंप से जो है उनकी सहायता के लिए कोई ना कोई आ जाए। कर्नल खुल्लर उस समय खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल हम 2 ही महिलाएं थीं। लेखिका बताती हैं कि जो उनके नेता थे कर्नल खुल्लर, जो उनका नेतृत्व कर रहे थे, उन्हें उस समय बहुत ज्यादा खुशी हुई जब लेखिका ने उन्हें वॉकी टॉकी के द्वारा ये सूचना दी कि हम जो है कैंप 1 पर पहुंच गए हैं। वो इसलिए खुश हुए क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली जो है वे 2 पहली महिलाएं थी। यानी वे 2 पहली महिलाएं थी जो कैंप 1 पर पहुंच गई थी। अंग दोरजी, लोपसांग और गगन बिसा अंततः साउथ कोल पहुंच गए और 29 अप्रैल को 7,900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। यह संतोषजनक प्रगति थी। संतोषजनक होता है राहत भरा। तो अब लेखिका बताती हैं कि जो अंगदोरजी, लोपसांग और गगन बिसा थे वो साउथ कोल पहुंच गए थे और 29 अप्रैल को उन्होंने 7,900 मीटर की ऊंचाई पर कैंप 4 जो है वो स्थापित कर दिया था। ये जो समाचार था ये बहुत ज्यादा राहत भरा था अभी तक का कि जो कैंप 4 है वो स्थापित कर दिया गया है।
जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, तेंजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए थे। अब लेखिका यहाँ पर अप्रैल की बात बता रही हैं कि अप्रैल में जब वे बेस कैंप में थी तो वहां पर तेंजिंग आए थे, जो अपनी छोटी सुपुत्री को लेकर आए थे जिसका नाम डेकी था। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से बातचीत की जाए। अब जो तेंजिंग है, उन्होंने इस बात का विशेष ध्यान रखा था कि जो वो दल है जिसमें लेखिका है और अन्य लोग हैं, वहां के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक जो शेरपा कुली हैं उनसे बातचीत की जाए, उनके बारे में पूछा जाए। जब मेरी बारी आई, मैंने अपना परिचय यह कहकर दिया कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। नौसिखिया होता है नया सीखने वाला। अब जब लेखिका की बारी आई, जब तेंजिंग जो है सभी से बात कर रहे थे, तो सभी से बात करते हुए जब लेखिका की बारी आई, तो लेखिका ने अपना परिचय ये कहकर दिया कि लेखिका अभी बिल्कुल नई सीखने वाली है और जो एवरेस्ट है उस पर उनका ये पहला अभियान है, वो उनकी पहली चढ़ाई है। तेंजिंग हंसे और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। अब यहाँ पर जब लेखिका ने उन्हें बताया कि वो नौसिखिया हैं, वो नई सीखने वाली हैं और एवरेस्ट पर वो पहली बार जा रही हैं, तो ये सुनकर जो तेंजिंग है वो हंस पड़े और उन्होंने लेखिका से कहा कि एवरेस्ट जो है उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन उन्हें यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले यानी एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी करने से पहले उन्हें जो है एवरेस्ट पर 7 बार चढ़ना पड़ा था, यानी वो 7 बार नाकाम हुए थे, तब जाकर वे शिखर पर पहुंचे थे। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। अब ये कहकर जो है तेंजिंग ने अपना हाथ बिछेंद्री पाल के कंधे पर रखा और उन्होंने कहा कि विछेंद्री पाल जो है वो एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती है। और उन्होंने विछेंद्री पाल को ये भी कहा कि एक पर्वतीय लड़की होने के कारण तुम्हें पहले ही प्रयास में जो है शिखर पर पहुंच जाना चाहिए, यानी तुम्हें पहले ही प्रयास में अपनी एवरेस्ट की जो चढ़ाई है वो सफलतापूर्वक पूरी करनी चाहिए। 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं लोत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में थी। कैंप में 10 और व्यक्ति थे। अब लेखिका यहाँ पर 15-16 मई 1984 की बात कर रही हैं कि उस दिन जो है बुद्ध पूर्णिमा थी और वो जो है लोत्से की एक बर्फीली सीधी ढलान पर जो है कैंप 3 के बनाए हुए एक नायलॉन के सुंदर तंबू में थी, जिसमें 10 और लोग थे। लोब्सांग तशारिंग मेरे तंबू में थे। एंडी शेरपा तथा और अन्य 8 शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबुओं में थे। अब यहाँ पर लेखिका बताती हैं कि लेखिका के तंबू में जो है लोब्सांग और ताशरिंग भी थे, लेकिन एंडी शेरपा और उनके साथ जो है अन्य 8 शेरपा जो शरीर से बहुत ज्यादा मजबूत थे और हमेशा ऊंचाइयों पर रहने वाले शेरपा थे, वो दूसरे तंबुओं में थे। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी कि रात में 12:30 बजे की लगभग मेरे सिर के पीछे से मेरी नींद अचानक खुल गई और साथ ही एक शोरदार धमाका भी हुआ। अब लेखिका यहाँ बताती हैं कि उस वक्त जो है लेखिका बहुत ज्यादा गहरी नींद में सोई हुई थी और 12:30 बजे लेखिका के सिर के पिछले हिस्से में कोई सख्त चीज आकर टकराई, जिसके कारण उसकी नींद अचानक से खुल गई और साथ ही जो है बहुत शोरदार धमाका भी हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी बहुत भारी कोई चीज मेरे शरीर पर से मुझे कुचलती हुई चल रही है। मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। अब यहाँ पर लेखिका बताती है कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई ठंडी और बहुत भारी चीज जो है लेखिका के शरीर को कुचलती हुई जो है आगे को चल रही है और लेखिका को इससे सांस लेने में बहुत ज्यादा कठिनाई हो रही है। यह क्या हो गया था? एक लंबा बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर लोत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था और उसका विशाल हिमपुंज बन गया था। हिमपुंज कहा जाता है बर्फ के टुकड़े को। तो यहाँ पर लेखिका बताती हैं कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया था, क्योंकि एक लंबा बर्फ का टुकड़ा जो है वो लेखिका और उनके जो दल हैं उनके कैंप के ठीक ऊपर जो है लोत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गया था और उसका एक बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा बन
बन गया था, यानी एक छोटा सा टुकड़ा ऊपर से गिरा होगा और वो लुढ़कते लुढ़कते जो है बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा बन गया था और लेखिका के कैंप के ठीक ऊपर आ गया था। हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशालकाय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया। भीषण गर्जना होती है भयानक आवाज जो डरा दे। तो यहाँ लेखिका बताती हैं कि जो हिमखंड हैं, जो बर्फ के टुकड़े हैं और जो जमीन है, वो इतने बड़े विशाल पुंज में बदल गए थे और एक एक्सप्रेस जो रेलगाड़ी होती है उसकी तरह तेज गति और भयानक आवाज के साथ जो है सीधी ढलान से नीचे आते हुए लेखिका के कैंप को उन्होंने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। यानी जो लेखिका का कैंप है उस पर जो है हिमखंड, बर्फ के टुकड़े और जमी हुई बर्फ जो है वो विशालकाय जो पुंज है, यानी बहुत बड़े बड़े टुकड़े बन गए थे, वो उनके कैंप पर गिर गए थे और उनका कैंप जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, तहस नहस हो गया था। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। यह एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। अब यहाँ पर लेखिका बताती हैं कि जब उनका कैंप जो है वो तहस नहस हो गया था, उसमें जो है उनके कैंप के हर एक व्यक्ति को जो है कुछ ना कुछ चोटें जरूर आई थी, लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी, सभी जो है वो सुरक्षित थे। अब यहाँ तक के दल कैंप 3 तक पहुंचा और कैंप 3 तक पहुंचने के बाद भी जो है हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों के कारण जो है उनका कैंप किस तरह से तहस नहस हो गया, उन्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें कुछ कुलियों के मृत्यु के समाचार भी मिले, वहां पर उनके एक रसोइये की मृत्यु भी हो गई। उन्हें बहुत ज्यादा निराशा भी हुई, लेकिन फिर भी जो है लेखिका आगे बढ़ना चाह रही थी, सारी समस्याओं को देखना चाह रही थी, उनका सामना करते हुए शिखर पर पहुंचना चाह रही थी। में हमने जाना कि किस तरह से विछेंद्रीपाल और उनका दल कैंप 3 तक पहुंच गया था और बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए उन्होंने अपने बेस कैंप 3 को जो है स्थापित किया था। लेकिन रात के 12:30 बजे के लगभग जो है हिमखंडों और बर्फ के बड़े बड़े विशालकाय पुंजों के कारण जो है उनके कैंप को तहस नहस कर दिया गया था। सभी को जो है चोटें आई थी, लेकिन वहां पर किसी की भी जान का नुकसान नहीं हुआ था। अब हम आगे इस भाग में जानेंगे कि किस तरह से विछेंद्री पाल जी ने अपने अभियान को पूरा किया, उन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई में और किन किन कठिनाइयों का सामना किया। इस भाग में हम जानेंगे कि विछेंद्री पाल जी ने अपनी जो एवरेस्ट की यात्रा है वो किस तरह से पूरी की, उन्हें जो है अपनी यात्रा में और किस किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो चलिए भाग 2 शुरू करते हैं। लोब्सांग अपनी स्विस छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने थी अत्यंत तेजी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गए। थोड़ी भी देर का सीधा अर्थ था मृत्यु। अब लेखिका यहाँ बताती हैं कि जब उनके जो तंबू हैं उन पर बर्फ के पुंज गिर गए थे, जब जो है उनका पूरा जो कैंप था वो तहस नहस हो गया था, तो जो लोब्सांग हैं वो अपनी जो स्विस छुरी होती है उसकी मदद से जो है लेखिका और लेखिका का जो दल है उनके तंबू का रास्ता साफ करने में जुट गए थे, जिसमें वो सफल भी हो गए थे। और वे तुरंत ही जो है लेखिका को बचाने की कोशिश में जुट गए थे, क्योंकि वहां पर थोड़ी सी भी जो देर है उसका सीधा अर्थ था मृत्यु। यानी वहां पर थोड़ी थोड़ी देर भी जो है मृत्यु को लेखिका की ओर नजदीक ला रही थी। बड़े बड़े हिम पिंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने मेरे चारों तरफ की कड़े जमे बर्फ की खुदाई की और मुझे उस बर्फ की कब्र से निकाल बाहर खींच लाने में सफल हो गए। लेखिका बताती हैं कि जो लोब्सांग हैं उन्होंने जो है बड़े बड़े जो हिम के टुकड़े थे, बर्फ के टुकड़े थे, उन्हें बहुत मुश्किल से हटाया और लेखिका के चारों तरफ जो कड़ी जमी हुई बर्फ थी उसकी खुदाई की और लेखिका को जो है उस बर्फ की कब्र से बाहर निकाला, जिसमें उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, जिसमें वो सफल भी हो गए और उन्होंने लेखिका को बाहर निकाल दिया। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे और 16 मई को प्रातः 8 बजे तक हम पराए सभी कैंप 2 पर पहुंच गए थे। जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी उसे एक खुद के बनाए स्ट्रेचर पर लेटाकर नीचे लाए।
अब लेखिका बताती हैं कि जब सुबह हुई तो वहां पर सारे सुरक्षा दल पहुंच गए थे उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए, उन्हें देखने के लिए कि किसे ज्यादा चोट आई है, किसे जो है वापस ले जाने की जरूरत है, कौन जो है एवरेस्ट की चढ़ाई को कंटिन्यू कर सकता है, जो कौन ऊपर चढ़ सकता है। तो सुबह जो है 16 मई को 8 बजे तक जो है सभी कैंप 2 में पहुंच गए थे, जहां पर जो है जिस शेरपा की टांग टूटी हुई थी उस शेरपा को जो है उसी के द्वारा जो बनाया गया स्ट्रेचर था उसके ऊपर लेटाकर जो है उसे नीचे ले जाया गया था, क्योंकि अब वो टूटी टांग से जो है एवरेस्ट की चढ़ाई नहीं कर सकता था। हमारे नेता कर्नल खुल्लर के शब्दों में, यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक जबरदस्त साहसिक कार्य था। साहसिक कार्य होता है साहस से भरा हुआ। अब यहाँ पर लेखिका बताती हैं कि जो उनके नेता थे, जो उनके लीडर थे, कर्नल खुल्लर, उन्होंने उस वक्त कहा था कि इतनी ऊंचाई पर, यानी जो उनका बेस कैंप था जो तहस नहस हो गया था, उसका जो साहस भरा कार्य था उसकी सुरक्षा का, ये जो है उन्होंने कहा था कि इतनी ऊंचाई पर जो है एक जबरदस्त साहस से भरा हुआ कार्य था, यानी इतनी ऊंचाई पर इस तरह से किसी को बचाना जो है पहली बार इतना साहस से भरा हुआ कार्य किया गया था। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटों तथा टूटी हड्डियों आदि के कारण कर्नल खुल्लर मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे, क्या तुम भयभीत थी? जी हाँ। क्या तुम वापस जाना चाहोगी? नहीं, मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। अब लेखिका यहाँ बताती हैं कि जो उनके दल हैं, उनके जो सभी 9 पुरुष सदस्य थे, उन्हें चोटें आई थी, उनकी हड्डियां टूटी हुई थी, जिनके कारण जो है उन्हें बेस कैंप के लिए भेजना पड़ा था, उन्हें वापस भेजना पड़ा था, क्योंकि वे टूटी हड्डियों और चोटों के कारण जो है एवरेस्ट की चढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर सकते थे। तभी जो कर्नल खुल्लर हैं वे लेखिका की ओर मुड़े और उन्होंने बिछेंद्री पाल जी से कहा कि क्या वह भयभीत थी, यानी जब ये सब हुआ तो क्या उन्हें डर लगा था? तो बिछेंद्री पाल ने इसके उत्तर में कहा कि हाँ, उन्हें डर लगा था। तो वहां पर कर्नल खुल्लर ने कहा कि क्या वो वापस जाना चाहेगी, यानी अगर वो बहुत ज्यादा डर गई है तो वो वापस जा सकती है। लेकिन यहाँ पर लेखिका ने बिना हिचकिचाहट के उन्हें उत्तर दिया कि नहीं, वो वापस नहीं जाएगी। जैसे ही मैं साउथ कोल कैंप पहुंची, मैंने अगले दिन की उनकी अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। मैंने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। लेखिका बताती हैं कि जैसे ही लेखिका साउथ कोल कैंप में पहुंची तो वहां पर अगले दिन की जो चढ़ाई थी वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी। वे जो है एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचने की तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने वहां अपनी चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी थी। लेखिका ने कुछ खाना, कुछ कुकिंग गैस और कुछ ऑक्सीजन के सिलेंडर इकट्ठे किए। जब दोपहर 1:30 बजे बीसा आया, उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा कि जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे। जब दोपहर हो गई थी तो बीसा वहां पर आया और उन्होंने लेखिका को जो है चाय के लिए गर्म पानी करते हुए देखा। लेखिका बताती हैं कि जो उनके दूसरे सदस्य थे, जिसमें की, जय और मीनू थे, वे अभी काफी पीछे थे। मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी। वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे कर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। लेखिका यहाँ बताती हैं कि लेखिका को अब चिंता हो रही थी, क्योंकि अगले दिन जो है लेखिका को उन्हीं के साथ, यानी की, जय और मीनू के साथ जो है चढ़ाई करनी थी, और वे बहुत धीरे धीरे आ रहे थे। इसका कारण था कि वे बहुत ज्यादा भारी बोझ लेकर चल रहे थे और वे इसके साथ साथ बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे, जिसके कारण जो है उन्हें चढ़ाई करने में काफी कठिनाई हो रही थी और वे जो है धीरे धीरे चलकर अपनी चढ़ाई पूरी कर रहे थे। दोपहर बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। अब लेखिका बताती हैं कि दोपहर के बाद लेखिका ने अपना जो दल है, जो वो दूसरे लोग हैं की, जय और मीनू, उनकी सहायता करने का निश्चय किया और इसके लिए उन्होंने अपने एक थर्मस में जूस और दूसरे में गर्म चाय भरी और नीचे जाने का उन्होंने निश्चय किया ताकि जय, मीनू और की जो है सहायता कर सके, ताकि वे जो है जल्दी से अपनी चढ़ाई पूरी करें। मैंने बर्फीली हवा में ही तंबू से बाहर कदम रखा। जैसे ही मैं कैंप क्षेत्र से बाहर आ रही थी, मेरी मुलाकात मीनू से हुई। की और जय अभी कुछ पीछे थे। मुझे जय जनेवा सपर की चोटी के ठीक नीचे मिला।
लेखिका बताती हैं कि लेखिका ने बर्फीली हवाओं में ही तंबू से बाहर कदम रखा और जैसे ही लेखिका अपने कैंप क्षेत्र से बाहर निकली, उनकी मुलाकात मीनू से हुई। यानी मीनू जो है वो कैंप तक पहुंचने वाली थी, लेकिन जो की और जय हैं वो अभी भी बहुत पीछे थे। लेखिका को जय जो है वो जनेवा सफर की चोटी के ठीक नीचे मिला। उन्होंने कृतज्ञतापूर्वक चाय वगैरह पी, लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की, मगर मुझे की से भी मिलना था। अब लेखिका बताती हैं कि जो जय हैं उन्होंने बहुत ज्यादा पूर्वक जो है लेखिका द्वारा लाई गई चाय को पिया, लेकिन उन्होंने लेखिका को और आगे जाने से रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन लेखिका कहती है कि उन्हें अभी की से भी मिलना था, इसलिए वो नहीं रुकी। थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर मैंने की को देखा। वह मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया। हक्का बक्का होता है चौंकना। अब लेखिका कहती हैं कि जय को चाय वगैरह देने के बाद जो है लेखिका थोड़ा और आगे जाकर जो है नीचे उतरी, तो उन्हें की दिखा और की जो है लेखिका को देखकर बहुत ज्यादा चौंक गया, क्योंकि लेखिका जो है वो पहले ही पहुंच गई थी। वो वापस नीचे आ रही थी और की जय और मीनू के लिए चाय वगैरह लेकर आ रही थी, इसलिए वो चौंक गया था। तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बछेंद्री? मैंने उन्हें दृढ़तापूर्वक कहा। मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ, इसलिए मैं इस दल में आई हूँ। शारीरिक रूप से मैं ठीक हूँ, इसलिए मुझे अपने दल की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए? यहाँ पर लेखिका को देखकर की ने जो है लेखिका से कहा कि बिछेंद्री, तुम्हें इतनी बड़ा जोखिम क्यों लिया? यानी वो इतना बड़ा जोखिम लेकर इतनी बर्फीली हवाओं में जो है कैंप से बाहर निकलकर क्यों आई? तो लेखिका ने जो है बहुत ज्यादा दृढ़ता पूर्वक कहा कि वह भी औरों की तरह जो है एक पर्वतारोही है, यानी पर्वत पर चढ़ने वाली है, इसलिए जो है उसे इस दल में लाया गया है। वो शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा सही है, इसलिए जो है उसे अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए? यानी वो अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद जब कर सकती है, वो शारीरिक रूप से सक्षम है, तो वो जो है अपने दल के सदस्यों की मदद करने के लिए कोई भी काम जरूर करेगी। की हंसा और उसने पेय पदार्थ से प्यास बुझाई, लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया। लेखिका बताती है कि उनकी बातों को सुनकर की बहुत ज्यादा हंसा। उसने जो है जो पेय पदार्थ और चाय वगैरह उन्होंने पिया, लेकिन उन्होंने अपना जो किट है, जो सामान है, वो लेखिका को नहीं उठाने दिया, वो उन्होंने खुद ही उठाया। थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप से लहाटू और बिसा हमें मिलने नीचे उतर आए और हम सब साउथ कोल पर जैसी भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लौट आए। साउथ कोल पृथ्वी पर सबसे बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। अब लेखिका बताती हैं कि थोड़ी देर बाद जो है साउथ कोल कैंप से जो है लहाटू और बिसा भी जो है उनसे मिलने नीचे उतर आए। यानी लेखिका जय, मीनू और की से मिलने जो है कैंप से लहाटू और बिसा भी नीचे उतर आए थे और लेखिका और वे सब जो है साउथ कोल जैसी सुरक्षा और आराम जैसी जैसी भी वहां पर उपलब्ध थी जगह सुरक्षा और आराम के लिए जो उन्होंने बनाई थी साउथ कोल में, वहां पर सभी जो है लौट आए। लेखिका यहाँ बताती हैं कि जो साउथ कोल है वो पृथ्वी की, वहां पर सभी जो है लौट आए। लेखिका यहाँ बताती हैं कि जो साउथ कोल है वो पृथ्वी की सबसे अधिक कठोर जगहों के नाम से प्रसिद्ध है। यानी जो साउथ कोल है वो पृथ्वी का बहुत ज्यादा कठोर हिस्सा है। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ पिघलाया और चाय बनाई। कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अंगदोरजी बाहर खड़ा था और कोई आसपास नहीं था। अब लेखिका बताती हैं कि अगले दिन जो है वे सुबह 4 बजे उठ गई थी। उन्होंने बर्फ को पिघलाया, अपने लिए चाय बनाई, कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट के आसपास जो उन्होंने हल्का नाश्ता किया और लगभग 5:30 बजे जो है वो अपने तंबू से बाहर निकल पड़ी। जो अंगदोरजी हैं वो बाहर ही खड़ा था और उनके आसपास और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। अंगदोरजी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था, लेकिन उसके कारण उसमें और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। अब जो अंगदोरजी है वो बिना ऑक्सीजन से ही जो है एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाला था, लेकिन ऑक्सीजन की कमी के कारण जो है उनके पैर जो है ठंडे पड़ जाते थे, इसलिए वो जो है ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में जो है शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। वो जल्दी से जो है चढ़ाई शुरू करना चाहता था।
इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी तक चढ़कर साउथ पोल पर वापस आ जाना था अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था। अब लेखिका यहाँ बताती हैं कि जो अंगदोर्जी हैं वो जो है अपनी बिना ऑक्सीजन की जो उनकी यात्रा थी वो जो है एक ही दिन में पूरी करनी पड़ रही थी कि एक ही दिन में वो चोटी तक चढ़ जाए और वहां से वापस साउथ पोल आ जाएं, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें जो है रात हो जाएगी और रात में जो है बिना ऑक्सीजन के या ऑक्सीजन की कमी के कारण जो है वो ठंड से बहुत ज्यादा बीमार पड़ सकते थे, उनकी तबीयत बिगड़ सकती थी। कारण जो है वो ठंड से बहुत ज्यादा बीमार पड़ सकते थे, उनकी तबीयत बिगड़ सकती थी। इसलिए उन्हें एक ही दिन में जो है चोटी पर चढ़ना था और साउथ पोल जो है वापस आ जाना था, नहीं तो उन्हें अपना प्रयास वहीं पर छोड़ देना था। वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था और उसने मुझसे पूछा, क्या मैं उसके साथ जाना चाहूंगी? अब लेखिका यहाँ बताती हैं कि जो अंगदोर्जी हैं वो तुरंत चढ़ाई शुरू करना चाहता था ताकि वो एक ही दिन में ऊपर शिखर तक पहुंच जाए और उसी दिन जो है वापस साउथ पोल पहुंच जाए। इसलिए जो है उसने लेखिका से पूछा कि क्या वो उसके साथ जाना चाहेगी। एक ही दिन में मैं साउथ पोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन और श्रम साध्य होगा। इसके अलावा यदि अंगदोर्जी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लौट कर आने का भी जोखिम था। अब लेखिका यहाँ बताती हैं कि एक ही दिन में साउथ पोल से चोटी तक जाना और वहां से वापस आना बहुत ज्यादा कठिन था और बहुत ज्यादा परिश्रम का कार्य। जी के पैर ठंडे पड़ जाते हैं ऑक्सीजन की कमी के कारण, तो उनके जो है लौट कर आने में भी बहुत ज्यादा जोखिम था, बहुत ज्यादा कठिनाई थी। मुझे फिर भी अंगदार्जी पर विश्वास था और साथ साथ में अवरोहण की क्षमता, कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। अब लेखिका यहाँ बताती हैं कि इन सब के बावजूद भी जो है लेखिका को अंगदार्जी पर पूरा विश्वास था और साथ ही साथ लेखिका जो है घूमने की क्षमता और उनके जो कर्मठता थी, उनके कार्य करने की जो क्षमता थी उसके बारे में लेखिका को पूरा विश्वास था। और इसके साथ साथ कोई दूसरा व्यक्ति जो है उनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उनके साथ चलने में बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ना था, क्योंकि एक ही दिन में उन्हें जो है इतनी सारी चढ़ाई चढ़नी थी और वापस भी आ जाना था। तो उनके साथ कोई दूसरा नहीं चल रहा था क्योंकि कोई भी बिना था तो उनके साथ कोई दूसरा नहीं चल रहा था क्योंकि कोई भी बिना ऑक्सीजन के ऐसा नहीं करना चाहता था, अपनी जान को जोखिम में नहीं डालना चाहता था। सुबह 6:20 पर जब अंगदारजी और मैं साउथ कोल से बाहर आ निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। अब लेखिका बताती हैं कि 6:20 पर जब अंगदारजी और लेखिका साउथ कोल से बाहर आ गए थे तो दिन जो है वो ऊपर चढ़ गया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी लेकिन उसके बावजूद भी, यानी दिन के इतने ऊपर चढ़ जाने के बावजूद भी जो है ठंड वहां पर बहुत ज्यादा थी। मैं अपने आरोही उपस्कर में काफी सुरक्षित और गर्म थी। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अंगदार जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। उपस्कर होता है चोट पहुंचाना। अब लेखिका बताती हैं कि पहुंचा सकते थे, उससे दूर लेखिका बहुत ज्यादा सुरक्षित थी और बहुत ज्यादा गर्म थी, उनमें बहुत ज्यादा जोश था। वो अंगदार जी के साथ बगैर रस्सी के ही चढ़ाई कर रही थी और जो अंगदार जी हैं वो एक निश्चित गति से, यानी वो ना बहुत ज्यादा तेज और ना बहुत ज्यादा धीरे चल रहे थे, वो एक निश्चित गति से जो है ऊपर चढ़ते जा रहे थे। और लेखिका बताती है कि उनके साथ चलने में लेखिका को भी कोई कठिनाई महसूस नहीं हुई। जमे हुए बर्फ की सीधी और ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की चादरें बिछी हो। हमें बर्फ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा। अब लेखिका यहाँ बताती हैं कि जो बर्फ है वो बहुत ज्यादा जमी हुई थी, सीधी थी और ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी जैसे शीशे की चादरें जो है वो बिछी हुई हो। लेखिका और उनके साथियों को जो है फावड़े का उपयोग करना पड़ा ताकि वे बर्फ को काट सके और ऊपर चढ़ सके। और मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस जमे हुए बर्फ की धरती को फावड़े के दांत काट सके। मैंने उस खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझ कर उठाया।
अब लेखिका यहाँ बताती है कि वो जो धरती है, वो जो बर्फ की चट्टानें थी, वो इतनी सख्त थी कि उन्हें इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ रहा था कि उसकी जमी हुई जो बर्फ की धरती है, उसमें फावड़े के दांत जो है गड़ जाएं और वो फावड़े के दांत जो है जमी हुई बर्फ को काट सके। लेखिका कहती है कि वो जो खतरनाक स्थल था, यानी जो वो ढलान वाली चट्टानें थी, उस पर लेखिका अच्छी तरह से सोच समझकर अपना कदम रख रही थी ताकि उन्हें कोई कठिनाई ना हो और उनकी जान को भी कोई नुकसान ना पहुंचे। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंगदार जी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझे बताती हैं कि वो केवल 2 घंटे में ही जो है शिखर कैंप पर पहुंच गए थे। जो अंगदार जी हैं, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और लेखिका से कहा कि क्या वो थक गई है। तो लेखिका ने जवाब दिया, नहीं, जिसे सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। आनंदित होता है खुश। जब अंगदार जी ने लेखिका से पूछा कि क्या वो थक गई है, तो लेखिका ने जब नहीं में जवाब दिया, तो ये सुनकर जो है अंगदार जी बहुत ज्यादा हैरान हो गए। उन्हें बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ, लेकिन वो बहुत ज्यादा खुश भी हुए। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे और यदि हम इसी गति से चलते रहे तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर लेखिका बताती हैं कि अंगदार जी ने लेखिका से कहा कि जो उनके पहले वाला दल था, जो एवरेस्ट पर चढ़ाई कर रहा था, उसने जो है शिखर कैंप तक पहुंचने में 4 घंटे लगे जो है शिखर कैंप तक पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे और लेखिका और अंगदार जी जो है 2 घंटे में ही वहां पर पहुंच गए थे। अब अंगदार जी कहते हैं कि अगर वो इसी गति से चलते रहेंगे तो दोपहर 1 बजे तक जो है वो एवरेस्ट के शिखर तक पहुंच जाएंगे। लहाटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था और जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे, वह हमारे पास पहुंच गया। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू की। लेखिका बताती हैं कि अंगदार जी और लेखिका के पीछे पीछे जो है लहाटू भी आ रहा था और जब लेखिका और अंगदार जी जो है दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे तो लहाटू भी जो है उनके पास पहुंच गया था। सबने जो है थोड़ी थोड़ी चाय पी और उन्होंने फिर से चढ़ाई शुरू कर दी। उन्होंने ज्यादा आराम नहीं किया क्योंकि उन्हें जल्दी से शिखर पर पहुंचना था और वापस भी आना था। लहाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था, इसलिए अंगदौर जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े जबकि लहाटू बीच में चला। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा के बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी। लेखिका बताती हैं कि लेखिका और अंगदोरजी जो हैं वो तो बिना रस्सी के चढ़ाई कर रहे थे, लेकिन लहाटू ने जो है एक नायलॉन की रस्सी अपने साथ लाई हुई थी। इसलिए अंगदारजी और जो लेखिका हैं वो रस्सी के सहारे चढ़ने लगे, लेकिन लहाटू जो है एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चल रहा था। लेखिका बताती है कि जो लहाटू है उसने रस्सी अपनी सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि अंगदोरजी और लेखिका के संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी ताकि उनका संतुलन बना रहे। उसने अपनी सुरक्षा के लिए उस रस्सी को नहीं पकड़ा था। लहाटू ने ध्यान दिया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। अब लेखिका बताती हैं कि जो लहाटू है उसने ध्यान दिया कि लेखिका जो है इन ऊंचाइयों के लिए, यानी जिस ऊंचाई पर लेखिका चढ़ाई कर रही थी, लेखिका जो है इन ऊंचाइयों के लिए, यानी जिस ऊंचाई पर लेखिका चढ़ाई कर रही थी उस ऊंचाई के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए, यानी 4 लीटर उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन जो लेखिका है वो केवल 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से जो है चढ़ाई कर रही थी। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लग रही थी। अब लेखिका बताती हैं कि लहाटू ने जैसे ही लेखिका के सिलेंडर का जो रेगुलेटर है उससे ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, यानी जैसे ही उसे 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट से बढ़ाकर 4 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन पर बढ़ाया, तो लेखिका को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे सपाट और कठिन जो चढ़ाई है वो भी आसान हो गई है। यानी लेखिका को जब ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में मिल रही थी तो उन्हें जो है चढ़ाई और आसान लग रही थी। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके थे जिससे दृश्यता शून्य तक आ गई थी।
दृश्यता शून्य होती है, कुछ भी देख पाना संभव नहीं हो ऐसा दृश्य। तो लेखिका बताती हैं कि जब दक्षिणी शिखर के ऊपर जो हवा थी उसकी गति इतनी बढ़ गई थी कि उस तेज हवा में जो है बर्फ के जो भुरभुरे कण हैं वो चारों तरफ उड़ रहे थे, जिसके कारण उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूरी के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया है। अब लेखिका बताती हैं कि उन्होंने बहुत बार देखा कि केवल थोड़ी सी दूरी के बाद जो है कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान जो है वो एकदम सीधे जो है नीचे की ओर चला गया है। मेरी सांस मानो रुक गई थी। मुझे विचार कौंधा कि सफलता बहुत नजदीक है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। लेखिका बताती है कि जब उन्होंने देखा कि कुछ दूरी के बाद कोई चढ़ाई नहीं है, जो ढलान है वो एकदम नीचे की झुक गई है, तो उनकी सांस एकदम जो है रुक गई थी। उन्हें विचार आया कि जो सफलता है वो बिल्कुल नजदीक है, यानी उन्हें एकदम से लगा जैसे जो एवरेस्ट की चोटी है वे उस पर पहुंच गई है। 23 मई 1984 के दिन लेखिका बताती हैं कि 1:07 पर जो है लेखिका एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली लेखिका प्रथम भारतीय महिला बन गई थी, यानी 23 मई 1984 को दोपहर 1:07 पर लेखिका ने एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी कर ली थी। वो एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गई थी। वो ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई थी। एवरेस्ट शंकु नोक की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि दो बीस सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था। शंकु कहा जाता है नोक को। अब लेखिका यहाँ बताती हैं जो एवरेस्ट की चोटी है वो नोक की तरह थी और उसमें इतनी जगह नहीं थी कि वहां पर दो व्यक्ति जो है वो एक साथ खड़े हो सके। चारों तरफ जो है हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए जो है लेखिका और उनके साथी के लिए जो है वहां पर सुरक्षा का प्रश्न सबसे पहले खड़ा हो गया था। हमने पहले बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। उसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी बर्फ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथा के ताज का चुंबन लिया। अब लेखिका बताती हैं कि उन्होंने पहले तो है फावड़े से बर्फ की खुदाई की और अपने साथी के लिए जो है एक सुरक्षित स्थिर जगह स्थापित की, जिसके बाद जो है लेखिका अपने घुटनों के बल बैठ गई और उन्होंने बर्फ पर अपना माथा लगाकर अपने घुटनों के बल बैठ गई और उन्होंने बर्फ पर अपना माथा लगाकर सागर माथा यानी एवरेस्ट की चोटी के ताज का चुंबन लिया, यानी उसे किस किया। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और चालीसा निकाला। मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। लेखिका बताती हैं कि वे घुटने के बल ही बैठी रही, वे उठी नहीं और उसी स्थिति में उन्होंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और उनकी चालीसा को निकाला। उन्होंने उसको अपने साथ लाए हुए लाल कपड़े में लपेटा, थोड़ी सी छोटी सी पूजा अर्चना की और फिर उन्हें जो है बर्फ में दबा दिया। खुशी के इस क्षण में जो है लेखिका को अपने माता पिता की याद भी आई। जैसे मैं उठी मैंने अपने हाथ जोड़े और मैं अपने रज्जु नेता आदर भाव से झुकी। अंगदौर जी जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया। लेखिका बताती हैं कि छोटी सी पूजा अर्चना करने के बाद उसे बर्फ में दबाने के बाद जो है लेखिका खड़ी उठी और उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़े और उन्होंने अपने नेता जो अंगदौर जी है जिनके साथ उन्होंने ये चढ़ाई पूरी की थी उनके प्रति जो है वो आदर भाव से उन्हें प्रणाम करती हुई झुकी और उन्होंने अंगदौर जी का बहुत ज्यादा धन्यवाद किया कि उन्होंने उन्हें प्रोत्साहित किया और उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचाया, यानी उन्होंने एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने में जो है लेखिका की बहुत ज्यादा मदद की, उन्हें बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया। मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई भी दी। उन्होंने मुझे गले से लगाया और मेरे कानों में फुसफुसाया, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ।
लेखिका कहती हैं कि लेखिका ने अंगदोर की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई दी। यानी जो अंगदोर जी हैं वो दूसरी बार बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चढ़ाई को पूरा कर चुके थे। उन्होंने लेखिका को गले लगाया और लेखिका के कान में कहा कि दीदी तुमने बहुत अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुंचे और उन्होंने फोटो लेने शुरू कर दिए। इस समय तक लाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दे दी थी। तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। कर्नल खुल्लर हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न थे। लेखिका बताती हैं कि उनके वहां पहुंचने के कुछ देर बाद सोनम पुलजर भी पहुंचे। उन्होंने जो है फोटो लेना शुरू कर दिया था। उस समय तक जो है लोहाटू ने उनके नेता कर्नल खुल्लर को जो है एवरेस्ट पर उन चारों के होने की सूचना दे दी थी कि उन चारों ने एवरेस्ट की जो चढ़ाई है वो पूरी कर ली है, वो शिखर तक पहुंच गए हैं। तब लेखिका के हाथों में वॉकी टॉकी दिया। बहुत ज्यादा प्रसन्न थे, बहुत ज्यादा खुश थे कि लेखिका ने जो है वो चढ़ाई पूरी कर ली है। मुझे बधाई देते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूंगा। लेखिका बताती हैं कि कर्नल खुल्लर ने उन्हें बधाई देते हुए कहा था कि वो उनकी इस अनोखी उपलब्धि से बहुत ज्यादा खुश हैं और वो इस अनोखी उपलब्धि के लिए जो है उनके माता पिता को बधाई देना चाहते हैं। वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। लेखिका यहाँ बताती हैं कि उन्होंने यह भी कहा कि देश को लेखिका पर गर्व है क्योंकि लेखिका जो है पहली भारतीय महिला है जिसने एवरेस्ट की चोटी का जो सफर है वो पूरा किया है, जो एवरेस्ट की शिखर पर पहुंची है। और उन्होंने लेखिका से ये भी कहा कि अब जिस संसार में वो वापस जाएगी, यानी उन्होंने लेखिका से ये भी कहा कि अब जिस संसार में वो वापस जाएगी, यानी यहाँ से जाने के बाद जिन लोगों से वो मिलेगी, जो उसका संसार होगा वो बिल्कुल अलग होगा उस संसार से जो वो पहले अपने पीछे छोड़ कर आई थी। यानी अब जो है सब उसे दूसरी नजर से देखेंगे, उसे बहुत ज्यादा सम्मान मिलेगा, देश को उस पर गर्व है। इस पाठ में हमने विछेंद्री पाल जी द्वारा उनके एवरेस्ट शिखर की यात्रा का वर्णन पढ़ा। किस तरह से उन्होंने एवरेस्ट की यात्रा को पूरा किया, किस तरह से वो शिखर पर पहुंची, उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किस तरह से जो है शिखर पर पहुंचना संभव हो पाया, किस तरह से उनके साथियों ने उनकी सहायता की, उन्होंने किस तरह से अपने साथियों की सहायता की, किस तरह से विछेंद्री पाल जो है पहली भारतीय महिला बनी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ गई। आशा करते हैं कि आपको बिछेंद्री पाल की यह आत्मकथा, जिसमें उन्होंने अपनी यात्रा का वर्णन किया है, वो अच्छी तरह से समझ ली महिला बनी जिन्होंने एवरेस्ट शिखर की यात्रा को पूरा किया और शिखर पर पहुंचकर देश का नाम पूरे संसार में रोशन किया।